नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक भूगोल का तीसरा पाठ, जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, शक्ति संसाधन जिन्हें कहते हैं, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। हमने इसमें परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में चर्चा की है। पिछली वीडियो में बच्चों हम गैर परंपरागत संसाधन, जिन्हें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, उनकी बात की है। इस कड़ी में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा। प्यारे बच्चों, भूतापीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। मतलब पृथ्वी से निकलने वाली जो गर्मी है उसको हम यूज करते हैं, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है, ये हम पहले ही जानते हैं। जिस तरह हम पृथ्वी में गहराई पे जाते रहते हैं, तापमान बढ़ता है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। यहां पर एक चित्र आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। यह चित्र आप देख सकते हैं, यह मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में इस भूतापीय ऊर्जा का एक बड़ा ही जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है। और यह तापमान इतना होता है कि भोजन तक पकाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि हम उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए इस तरह का संयंत्र बनाया जा सकता है। यह प्राकृतिक दरार है जो नेचुरल है, और ये कुआं है और भाप के लिए पाइप्स बनाई गई हैं। और ये जो भाप है ये भी क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है, जो आगे जाके जनरेटर से जुड़ी होती है और जनरेटर से आगे विद्युत उत्पन्न होती है। तो अगर मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाऊं तो जल विद्युत जहां पैदा होती है वहां इन टरबाइनों को जल के माध्यम से घुमाया जाता है। जहां हम पवन चक्कियों का प्रयोग करते हैं वहां पे इन टरबाइनों को पवन के द्वारा, हवाओं द्वारा घुमाया जाता है। जहां पे हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वहां पे इन टरबाइनों को परमाणु की ऊर्जा के साथ घुमाया जाता है। और भूतापीय ऊर्जा में भूमि से निकलने वाली जो भाप है उससे इन टरबाइनों को घुमाया जाता है और जनरेटर की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका हैं। और भारत में मैंने पहले कहा मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख के पूगा घाटी में इस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। आगे बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा जिसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं, यह ज्वार से उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। मतलब जहां पे उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। मतलब जहां पे इस तरह का पूरा वातावरण उपलब्ध होता है वहां पे इनको स्थापित किया जाता है। और जो ज्वार भाटा आते हैं, इस तरह से लहरें उठती हैं, उनकी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए यहां टरबाइन को घुमाया जाता है। आगे बच्चों हम बायोगैस की बात करेंगे। बायोगैस एक्चुअल में होता क्या है, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है, पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर और जो भी हमारी रसोई का वेस्टेज निकलता है उसमें यूज करते हैं। उससे जो गैस बनती है उस गैस का प्रयोग हम रसोई घर में कर सकते हैं। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। मतलब ये सारी चीजें जब इस तरह का ये एक संयंत्र होता है
टैंक होता है जिसमें डाली जाती हैं, और जो गैस बन गई उसको तो पाइपों के द्वारा हम ले गए रसोई घर में और वहां पे उसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया, परंतु जो बीच में बाकी अवशेष बचते हैं वो खाद बन जाते हैं और वो एक बिना रसायनों वाली खाद होती है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन, यहां पे अब आपको कंक्लूड कर रहे हैं, ऊर्जा तो हर जगह है, हमने कितनी ऊर्जाओं के रूप पढ़े हैं और कितने संसाधन पढ़े जहां से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। मतलब ऊर्जा तो है परंतु उसका विदोहन करना बड़ा ही खर्चीली प्रक्रिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऊर्जा को बचाएं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। जितनी हम ऊर्जा बचा लेंगे उतनी हमें कम बनानी पड़ेगी। तो यह हम सबका फर्ज बनता है कि हम आसपास अपने ऊर्जा को बचाएं, अपने खनिजों को बचाएं और एक बेहतर कल के लिए अपना योगदान दें। तो बच्चों, हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ा। अभी एक हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था खनिज तेल, और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। अगर इनकी बात करें तो इसका लाभ क्या है? खनिज तेल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, मतलब परिवहनीय है और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। और प्राकृतिक गैस का लाभ क्या है? इसको भी आसानी से पाइपलाइन द्वारा ले जाया जा सकता है और यह तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है और तेल से सस्ती पड़ती है। परंतु इसकी हानि क्या है, इस पे गौर करिएगा। इसका सबसे बड़ा हानि यह है कि ये ऑक्सीजन का अपक्षय करती है, प्रदूषण फैलाती है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, मतलब नया ईंधन बड़ी जल्दी तैयार नहीं होता। उसके अलावा हमने ईंधन की बात की थी। ईंधन मतलब हमने यहां पे फायरवुड्स की बात कर रहे हैं। ये सुप्राप्य है, आसानी से हासिल हो जाता है, बड़े ज्यादा लोगों की पहुंच के अंदर होता है, परंतु इसके संग्रहण में टाइम वेस्ट होता है, प्रदूषण फैलाता है और वातावरण का तापमान बढ़ाता है। इसके बाद हमने कोयला पढ़ा था। कोयला भी बहुत ज्यादा उपलब्ध है, इसलिए ये तो इसका लाभ हो गया और विद्युत रूपांतरण के लिए भी काफी उपयुक्त है, परंतु इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? परिवहन के लिए भारी है और प्रदूषण का स्रोत है। इसके अलावा हमने जल विद्युत पढ़ा। अब जल विद्युत का लाभ यह है कि प्रदूषण नहीं होता, बिजली जलाने से कोई प्रदूषण नहीं होता, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है, परंतु बांध बनाने के लिए हमें लोगों का विस्थापन करना पड़ता है, निम्न क्षेत्रों में पानी भर जाता है और इसे स्थापित करने में बड़ा अधिक खर्चा होता है। तो इसलिए तो आपको पाठ के एंड में कहा गया कि विद्युत को, मतलब ऊर्जा को बचाया जाए। तो ये परंपरागत स्रोतों के हमने लाभ हानियां डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे गैर परंपरागत स्रोत और इनके लाभ और हानियों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा पवन ऊर्जा। इसका लाभ, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। जितने भी हमारे ये गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनके दो लाभ तो हैं। एक तो प्रदूषण नहीं होता, तो इसका मतलब सुरक्षित और साफ होते हैं, और असमाप्य हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। इनकी हानियां जो हैं वो भी काफी कम है वैसे, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इसलिए इसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से थोड़ा दूर बनाया जाता है और इसे स्थापित करना महंगा होता है। ये इन सब की समस्या रहती है। जितने भी हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनको स्थापित करना थोड़ा महंगा रहता है। इससे केवल वन्य जीव आवास नष्ट होते हैं। ये ज्वारीय ऊर्जा की बात हो रही है। इसका दोहन कठिन हो जाता है। कई बार पवन ऊर्जा के लिए जो चक्कियां बड़ी बड़ी घूमती हैं, उनमें केवल पक्षी आ जाते हैं उसकी चपेट में, तो उनके लिए हानिकारक होती है। खर्चीले होते हैं ये सारे। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, ये लाभ है इसका। बायोगैस में कम लागत है, उपयोग में आसान है, परंतु इनके नुकसान है। अब परमाणु ऊर्जा की बात करें तो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है उसको उत्पन्न करता है ये, अब उसका क्या करें। और भूतापीय जो ऊर्जा है, अगर उसकी बात करें तो ये पर्यावरण को स्वच्छ तो रखती है, क्योंकि इसमें कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता, परंतु ये शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला हो जाता है। तो दोनों के अपने अपने लाभ और हानियां हैं। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम ऊर्जा की खपत को किस तरह से कम करें, किस तरह से हम परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों
के बीच में एक बैलेंस उत्पन्न करके अपनी जरूरतों को भी पूरा करें और खनिजों को और ऊर्जा को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करें। प्यारे बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, आपका पाठ खत्म हो चुका है। कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।